तो आइए जानते हैं कि परमाणु बम क्यों बना, किस लिए बना था और किन कारणों की वजह से बना था और किसके लिए बना था। इन सभी बातों को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और बहुत ही बढ़िया से लाइन बाय लाइन एक एक डिटेल हम लोग समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी की जो शुरुआत होती है वो वर्ल्ड वार 1 से होती है, प्रथम विश्व युद्ध से होती है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी जो था वो फ्रांस, रूस जैसे बहुत सारे देशों के साथ लड़ रहा था और इसमें जो हिटलर था वो एक नॉर्मल सैनिक के रूप में कार्य कर रहा था। यहाँ पर दिखाया गया, इसमें देख सकते हैं कि ये हिटलर है। ये इसके देखने से नहीं लग रहा है कि कोई आगे चलकर बहुत बड़ा ये तनाफा शासक बनेगा, इसको देखने से तो नहीं लग रहा है। तो ये एक उस टाइम पर एक नॉर्मल सैनिक था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही 5 अक्टूबर 1916 को हिटलर को छारा लगता है और 5 महीने के लिए वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। 5 महीने के लिए वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है और 5 महीने के बाद जब वो हॉस्पिटल से बाहर आया तो उसको पता चलता है कि जर्मनी बुरी तरीके से हार गई है और इस हार की वजह से और इस युद्ध की वजह से बहुत सारे देशों का बहुत कुछ नुकसान हो गया था। तो इसलिए पूरे देश ने, जो मित्र देश थे, उन्होंने सब मिलकर जर्मनी के ऊपर ये आरोप लगाया कि तुम्हारी ही वजह से हम लोग का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस पूरी दुनिया का नुकसान हुआ है। तो यदि नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है तो इसकी भरपाई भी तुम ही करोगे और इसीलिए जर्मनी के ऊपर बहुत सारे टर्म्स लगा दिए गए, बहुत सारे कंडीशन लगा दिए गए कि तुम हथियार नहीं बनाओगे, तुम सैनिक नहीं रोकोगे, तुम कोई भी फाइटर जेट या कोई भी हथियार का तुम निर्माण नहीं कर सकते हो और जितना हम लोग का नुकसान हुआ है वो तुम पूरा पैसा तुम दोगे। और उसके बाद जर्मनी से एक संधि हुआ, ट्रीटी ऑफ पीस एक संधि हुआ जिसमें जर्मनी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे कि जितनी सारी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुम करोगे। और यहां पर जर्मनी से यहां पर साइन भी करवा लिया गया कि जितनी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुम करोगे। देखिए, कोई भी देश में जो पैसा होता है वो पैसा कहां से आता है तो जनता से आता है और जनता से आता है तो जनता से जर्मनी पैसा वसूलने के लिए वहां पर काफी ज्यादा महंगाई कर दिया। बहुत सारी जो चीजें थी जो सस्ता मिल रहा था वो काफी ज्यादा महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि वहां की मुद्रा भी काफी ज्यादा नीचे गिर गई और उनकी पैसों की कोई वैल्यू नहीं रहा। यानी कि जर्मनी की जो भी कैश था, जो भी पैसा था, उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना बहुत ज्यादा भूखमरी आ चुका है कि यहाँ पर खाने के लिए इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक महिला है, ये जो महिला है वो चूल्हे पर खाना बना रही है पैसों से। यहाँ पर ये देखिए, इस मोहतरमा को देखिए, ये पैसों का, नोटों का ये ड्रेस बनाकर पहनी हुई है और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो नोट से खेल रहे हैं। मतलब कि वहां पर जर्मनी में पैसा का कोई वैल्यू नहीं रहा और पूरी तरीके से जर्मनी बर्बाद हो गया, पूर्ण रूप से जर्मनी बर्बाद हो चुका था। अब जरूरत था जर्मनी को एक ऐसे लीडर की, एक ऐसे नेता की जरूरत था जो पूरे जर्मनी को एक सही रास्ते पर ला सके और वो पूरे जर्मनी को संभाल सके। तब जाकर जो हिटलर था वो सामने आया और हिटलर पूरे जर्मनी में एक पावरफुल लीडर के रूप में उभरा और यहां पर उसकी लोकप्रियता इतना अधिक बढ़ गया कि पूरी जर्मनी को लगने लगा कि हिटलर के अलावा इस जर्मनी को कोई इस नर्क से नहीं उबार सकता है, नर्क से नहीं निकाल सकता है। तो पूरे जर्मनी ने हिटलर को काफी ज्यादा पसंद किया और हिटलर को पूरे जर्मनी की फतह दे दी। उसके बाद यानी कि 1938 तक हिटलर के पास पूरे जर्मनी का फतह आ चुका था। और ये जो था हिटलर इतनी भड़काऊ भाषण देता था कि पूरे जर्मनी के जो लोग थे वो हिटलर के एकदम पक्ष में आ गए थे कि हिटलर जो भी कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है। और इसने बताया कि जो प्रथम विश्व युद्ध में हम लोग का हार हुई है वो किन कारणों की वजह से हुई है। हिटलर ये मानता था कि जो हम लोग का हार हुआ है, जर्मनी की जो बुरी तरीके से हार हुई है वो यहूदियों की वजह से हुई है। यहूदी की वजह से ही प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरीके से हार हुई है। और इसी सोच को आगे बढ़ाता हुआ वो इतना घृणा करने लगा यहूदियों से कि जितनी सारी जर्मनी में यहूदी लोग थे उसको देश से निकालने की कोशिश करने लगा और बहुत सारे उसमें वैज्ञानिक भी थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे यहूदी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत सारे यहूदी जो लोग थे जो देश से या तो उसको निकाल दिया गया और या तो उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो देश छोड़ने पर मजबूर हो गए।
उसमें कुछ गिने चुने वैज्ञानिक भी थे। इनमें देखिए ये थे नील्स बोर के बारे में पूरी दुनिया जानती है, ये नोबेल प्राइज विजेता भी थे। इन्होंने भी अपना देश छोड़ा, यानी कि जर्मनी के ही रहने वाले थे, और इनका दोस्त क्या था कि ये एक यहूदी थे, और इन यहूदी होने की वजह से ही ये देश को छोड़ा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये आइंस्टाइन, ये है एनरिको फर्मी, ये भी यहूदी थे, और इन्होंने नाभिकीय चेन रिएक्शन का खोज किया था, ये भी अमेरिका में भाग गए। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं ये है अटोहन और ये है लीजमीतर, जिन्होंने दोनों ने जर्मनी के लैब में नाभिकीय विखंडन का खोज किया था, और ये सभी महान वैज्ञानिक थे, और ये सभी थे यहूदी, और यहूदी होने की वजह से ही इनको जर्मनी छोड़ने पर ये मजबूर हो गए, और इन्हीं की खोज की वजह से आने वाले दिनों में परमाणु बम बना। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में जानते हैं कि परमाणु आखिर वास्तव में क्या होता है। देखिए जो परमाणु है, हम लोग का जो शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, या इस धरती पर मौजूद या ब्रह्मांड का हर एक कण या जितनी सारी वस्तुएं हैं वो सभी परमाणु से मिलकर बने हैं। तो परमाणु आखिर क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम लोग का शरीर है वो पूर्ण रूप से परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। परमाणु के बारे में, परमाणु देखिए शरीर में जो परमाणु होता है, शरीर में परमाणु ये इतना, जो शरीर में जो परमाणु होता है वो 10 के पावर 27 कोटि की होती है, 10 के पावर 27 कोटि की। इकाई दहाई की संख्याएं कम पड़ जाएगी, इतनी बहुत बड़ी परमाणु इसमें हम लोग के शरीर में मौजूद होता है। देखिए परमाणु के बारे में सबसे पहले जो थे वो एक भारतीय ऋषि महर्षि ने बताया था। ये है महर्षि कणाद, ये महर्षि कणाद है जो डाल्टन के जन्म से भी हजारों साल पहले, आज के हम लोग जानते हैं कि आधुनिक युग में परमाणु के बारे में डाल्टन ने बताया था। ये डाल्टन ने बताए थे। डाल्टन के जन्म से भी 2600 साल पहले महर्षि कणाद ने, जो भारत के रहने वाले थे, उन्होंने सबसे पहले ये बात बताया था कि जो हम लोग का शरीर है या इस ब्रह्मांड का हर एक कण छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। तो चलिए समझते हैं कि एटम के बारे में। देखिए एटम जो होता है इसके अंदर एक नाभिक होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बीच में नाभिक और चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। इसी बीच जर्मनी के लैब में अटोहन और लीजमीतर ने नाभिकीय विखंडन का खोज कर दिया। यहां पर देखिए ये है जर्मनी का लैब, इसमें ये अटोहन और लीजमीतर, ये दोनों वैज्ञानिकों ने नाभिकीय विखंडन का खोज किया। तो चलिए समझते हैं पहले कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। देखिए नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक भारी नाभिक होता है, एक भारी तत्व होता है, एटम होता है, उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार कराकर, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिया गया है एक यूरेनियम, और यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन का जैसे ही बौछार कराया गया तो ये बैरियम और क्रिप्टन दो हल्के नाभिकों में टूट गया, और इस घटना को ही बोलते हैं क्या, नाभिकीय विखंडन। इस प्रक्रिया के दौरान दो हल्के नाभिक बनते हैं और बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, और इसी ऊर्जा का प्रयोग करके आने वाले दिनों में परमाणु बम बना। जैसे ही जर्मनी में नाभिकीय विखंडन हुआ तो वैज्ञानिकों ने हिटलर को सुझाव दिया कि इससे बहुत बड़ी बिजली बनाया जा सकता है। तो हिटलर ने कहा कि बिजली बाद में बना लेंगे, पहले बनाते हैं परमाणु बम जिससे पूरी दुनिया पर कब्जा हो सके, क्योंकि हिटलर को एक बहुत बड़ा हथियार चाहिए था जो पूरी दुनिया पर वो कब्जा कर सके। इसके लिए उसे चाहिए था एक बहुत बड़ा हथियार, और उस हथियार के रूप में उसे नजर आ रहा था परमाणु बम। इसलिए उसने कहा कि बिजली बाद में बना लेंगे, पहले बनाते हैं परमाणु बम। इसके लिए हिटलर ने जर्मनी में यूरेनियम क्लब की स्थापना की। यूरेनियम क्लब का काम यह था कि वो परमाणु बम बनाएगा, और उसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों को उसने इकट्ठा किया, और इस काम का जो कार्यभार था वो दिया गया हाइजेनबर्ग को ये कार्यभार दिया गया। ये हाइजेनबर्ग को ही ये परमाणु बम बनाने का कार्य क्यों सौंपा गया। हाइजेनबर्ग भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और ये भी हिटलर की तरह यहूदी से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। ये वर्नर हाइजेनबर्ग भी यहूदी से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, घृणा करते थे, और इसीलिए
इनको ही इसका मेन कार्यभार संभालने को दे दिया गया कि इन्हीं की देखरेख में परमाणु बम बनेगा। जैसे ही ये बात वैज्ञानिकों को पता चला तो बहुत सारे वैज्ञानिक को ये बताया गया कि आपको परमाणु बम बनाना है, और बहुत सारे वैज्ञानिक हिटलर के पक्ष में नहीं थे और हिटलर के साथ रहकर परमाणु बम बनाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे थे जो जर्मनी से बहुत सारे वैज्ञानिक भाग गए, जिसमें नील्स बोर डेनमार्क भाग गए। नील्स बोर डेनमार्क चले गए, और उसी बीच में जो लीज मित्तर थी वो भी डेनमार्क गई। और डेनमार्क जाने के पीछे उसका रीजन यही था कि उसको पता चल गया था कि या तो हमें जर्मनी में रहकर हिटलर के साथ काम करना पड़ेगा, या तो यदि काम नहीं किए तो हमको मार डालेगा। इसलिए लीज मित्तर भी जर्मनी से निकलकर चली गई डेनमार्क, और डेनमार्क में जाकर ये नील्स बोर के साथ मिली और उसको बताया, और नील्स बोर को ये बात बताया कि हिटलर बना रहा है परमाणु बम जिससे पूरी दुनिया को विनाश हो सकता है। और ये दुनिया जानती है कि यदि हिटलर के हाथ में परमाणु बम लग गया तो पूरी दुनिया का क्या हाल होगा, ये पूरी दुनिया इस बात के बारे में जानती थी। इसलिए लीज मित्तर ने ये नील्स बोर को ये बात बताई कि आप अमेरिका को ये बात बताएं कि जर्मनी में हिटलर परमाणु बम बना रहा है। तब ये नील्स बोर ने कहा कि ठीक है, ये खबर हम लोग पहुंचाएंगे, ये डायरेक्ट हमसे नहीं हो सकता है। तो नील्स बोर ने अपने उनके जो साथी थे लियो साजिलार्ड, इनका नाम था लियो साजिलार्ड, तो नील्स बोर मिले लियो साजिलार्ड से और उन्होंने बताया कि ये बात आपको अमेरिका के राष्ट्रपति को बताना होगा कि जर्मनी में हिटलर परमाणु बम बना रहा है। तब लियो साजिलार्ड कहते हैं कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है बहुत बड़ा आदमी है, और हम जैसे छोटे छोटे वैज्ञानिकों से मिलने वाला नहीं है, और हम लोग की बात भी वो मानने वाला नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका बात वो मानेगा। वहां का जो राष्ट्रपति है रूजवेल्ट, वो एक व्यक्ति की बात मानेगा, और वो व्यक्ति था आइंस्टाइन वो नोबेल प्राइज विजेता थे। तब जाकर लियो साजिलार्ड वो मिले आइंस्टीन से मिले, और आइंस्टीन से मिलने के बाद पूरी बात बताई कि जो जर्मनी है यानी कि हिटलर परमाणु बम बना रहा है, और ये बात आपको बताना होगा राष्ट्रपति रूजवेल्ट को, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को ये बात पूरी बताना होगा कि जो हिटलर है वो परमाणु बम बना रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी विनाश हो सकता है। तो आइंस्टाइन ने एक पत्र लिखा, आइंस्टीन ने रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। यहाँ पर वो पत्र को दिखाया गया है, यहाँ पर ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा राष्ट्रपति रूजवेल्ट को ये पत्र लिखा गया था। और उसके बाद में ये पत्र गया वहाँ पर अमेरिका में, और ये खबर उन लोगों को पता चल गया, अमेरिका वालों को पता चल गया कि जो जर्मनी है वो परमाणु बम बना रहा है। फिर से आते हैं जर्मनी पर, या इधर जर्मनी जो था वो सभी देशों पर हमला करना चालू कर दिया था, बहुत सारे देशों पर हमला चालू कर दिया था उसने। डेनमार्क पर, नॉर्वे पर, इधर फ्रांस पर और बेल्जियम, इधर पोलैंड पर इधर हमला किया था, और उधर से रूस, इधर से जर्मनी पोलैंड पर हमला कर दिया और इधर से रूस इस पर हमला कर दिया। अब देखा कि दोनों देश इस पर हमला कर दिए, तो दोनों के बीच में एक छोटी सी संधि हो गई कि आधा पर तुम रहोगे और आधा पर हम रहेंगे। तो दोनों ने आधा आधा पोलैंड को बांट लिया। उसके बाद में ऑस्ट्रिया, बहुत सारे ऐसे देश थे जिस पर जर्मनी हमला कर चुका था और पूरे देश को अपना कब्जा में ले चुका था। इधर बहुत बड़ा आतंक इसका फैला हुआ था। और इसी बीच इधर जापान भी कम तनाफा नहीं था, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक था, जर्मनी के जैसा ये भी खतरनाक था। और ये भी अपने आसपास की जितनी सारी इलाका थे, जितनी सारी देश थे उस पर हमला कर रहा था। इधर बर्मा पर पूरा कब्जा कर लिया था जापान, चाइना के बहुत बड़े हिस्से को कब्जा में ले लिया था। उसके बाद में न्यू गिनी, फिलीपींस, बहुत सारे देशों पर इधर जापान भी कब्जा कर चुका था। यानी कि उधर जर्मनी पूरे देश पर कब्जा कर रहा था और इधर जापान पूरे देश पर कब्जा कर रहा था। ये दोनों मिलकर इतना तहलका मचाए थे कि पूरी दुनिया एकदम हाहाकार मची हुई थी पूरी दुनिया में कि अब क्या होगा। ये दोनों देश इतने क्रूर हो चुके थे। ये सभी चीजों को देखते हुए अमेरिका ने जापान को समझाने की कोशिश की कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन जापान कहाँ मानने वाला था। तब जाकर 1 अगस्त 1941 को अमेरिका ने क्या किया कि जो जापान के जितनी सारी संपत्ति अमेरिका में रखा हुआ था उसको फ्रीज करवा दिया, उसको
फ्रीज करवा दिया। अब वो जो पैसा था, जितनी भी संपत्ति थी, वो जापान के किसी काम के लायक नहीं थे। और उसी बीच अमेरिका ने जापान को तेल भी देने से मना कर दिया। देखिए जो जापान है वहां पर सिर्फ 1% तेल निकलता है और 99% जो तेल है वो दूसरे देशों से लेता है। तो उसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका ने साफ मना कर दिया कि अब तुमको हम अपना तेल नहीं देंगे, तुमको जैसे चलना है तुम चलो, यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी पूरा पैसा हम फ्रीज कर देंगे। कर भी दिया और उसके बाद में तेल देना भी बंद कर दिया। इस घटना के बाद में जापान काफी ज्यादा बौखला गया और बौखलाने के बाद 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा अटैक, 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर जो बंदरगाह था अमेरिका के, उसके ऊपर सुबह में ही इतना बमबारी किया जापान कि पूरा अमेरिका दहल गया था। और यहां पर देख सकते हैं ये बहुत ही भयानक ये हादसा था। ये देखिए बहुत ही भयानक हादसा था जो जापान ने अमेरिका पर 7 दिसंबर 1941 को कर दिया। और इस घटना के बाद में अमेरिका ने यह फैसला किया कि अब तक तो हम द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लिए थे, लेकिन अब हमको उतरना पड़ेगा, इस द्वितीय विश्व युद्ध में उतरना ही पड़ेगा। तब जाकर अमेरिका ने दिसंबर 1941 में एक संगठन बनाया, मैनहाटन प्रोजेक्ट, ए बॉम्ब, मैनहाटन प्रोजेक्ट या ए बॉम्ब का मतलब होता है एटॉमिक बम, क्योंकि उसे पता था कि उधर जर्मनी परमाणु बम बना रहा है, यदि उसके हाथ लग गया तो पूरी दुनिया को नाश कर देगा। और इधर जापान भी काफी ज्यादा आतंक फैला ही रहा है, इसलिए कुछ ऐसा हथियार बनाया जाए कि पूरी दुनिया पर कब्जा किया जा सके। तब जाके अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जिसका नाम था मैनहाटन प्रोजेक्ट या इसको ए बम। इसके लिए अमेरिका ने एक ऐसी जगह को चुना जिसका नाम था लॉस एलमोस न्यू मैक्सिको। एक जगह को चुना गया जो काफी ज्यादा बंजर है, जहां पर सैकड़ों किलोमीटर तक कुछ भी वहां पर नहीं है, सिर्फ पथरीली जमीन है, उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं है। उसी जगह पर अमेरिका इस परमाणु बम को बनाने वाला था। उसके लिए अमेरिका ने बहुत सारे वैज्ञानिकों को चूज किया। इसके पहले 1941 के पहले ही अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्री थे, उरे एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अलग अलग देशों में गए, कनाडा गए, उसके बाद में इंग्लैंड गए, बहुत सारे ऐसे देश गए, ब्रिटेन भी गए थे, जहां से वैज्ञानिकों को बुलाकर लाया कि चलिए हम अमेरिका में परमाणु बम बना रहे हैं और उसमें आप लोग भाग लीजिए। तो वो सब वैज्ञानिकों ने कहा कि हम लोग का रहने सहने का कुछ जगह, हम लोग कहाँ पर रहेंगे और जो हमारे जो बीवी बच्चे वो सब कहाँ रहेंगे। तो सबका व्यवस्था अमेरिका ने कहा कि हम जिम्मेदारी लिया कि नहीं, सबकी व्यवस्था हम करेंगे, बस आप चलिए और यहाँ पर परमाणु बम बनाइए। तो बहुत सारे वैज्ञानिक वहां से चलकर अमेरिका आ गए। उसमें देखिए यहाँ पर इतने लोगों का ये टीम बना था, ये इतने लोग हैं, इसका कार्यभार जो था वो इस वैज्ञानिक को सौंपा गया और ये थे डॉक्टर ओपेनहाइमर, यानी कि ओपेनहाइमर, इन्होंने ही सबसे पहले परमाणु बम बनाया था, ओपेनहाइमर। ये सबके बीच में अमेरिका ने सभी वैज्ञानिकों के ऊपर एक शर्त रखा कि जब तक परमाणु बम बन नहीं जाता है तब तक वहां से कोई भी वैज्ञानिक बाहर आने वाला नहीं है। मतलब वो ना अपनी फैमिली से मिल सकता है, ना कहीं जा सकता है। जब तक परमाणु बम बन नहीं जाता है या जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है तब तक कोई भी वैज्ञानिक वहां से हिलने डुलने वाला नहीं था। ये बात सुनने के बाद सभी वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह गए। वहां पर तो बताया गया था कि अमेरिका में सिर्फ रहना है और उसके बाद में परमाणु बम बनाना है, लेकिन ये शर्त वहां पर नहीं बताया गया था कि आप किसी अपने फैमिली से नहीं मिल सकते, ना बाहर जा सकते हैं। तो अमेरिका ने कहा कि सभी जितनी सारी वैज्ञानिक है उनकी फैमिली भी वहीं पर रहेगी और वहां पर जितनी सारी उनकी जो सुख सुविधाएं हैं वो सब कुछ वहां पर मिलने वाला है। फिर उसके बाद में वैज्ञानिकों ने कहा कि तो फिर हम लोग का जो बच्चे का स्कूल है, पढ़ाई शिक्षा है, वो सब क्या होगा। तो अमेरिका ने इसका भी हल निकाल लिया और कहा कि नहीं, जहां पर रहना है वहां पर स्कूल भी होगा, हर चीज वहां पर मौजूद होगा। और इस बंजर में लॉस एलमोस जो बंजर है, इस जगह पर वैज्ञानिकों के लिए हर सुख सुविधा यहाँ पर बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे
बिल्डिंग, मतलब जितनी सारी जरूरत की चीजें सब कुछ बनाकर दिया गया। और यहाँ पर रॉबर्ट ओपेनहाइमर यहाँ पर दिखाया गया है, ये अपने बच्चों के साथ ये अपने घर में है, यानी कि उस बंजर जमीन में एक बहुत बड़ा शहर को बसा दिया गया। सिर्फ किसके लिए? परमाणु बम बनाने के लिए। अमेरिका एकदम पूरा जोर शोर से पैसा झोंक रहा था कि जितना भी पैसा लग जाए लेकिन परमाणु बम बनना चाहिए। उसके बाद में उस बंजर जो जमीन था उसमें एक स्थान को चुना गया, एलामगोडो बॉम्बिंग। ये जगह था जहां पर एक पॉइंट है जिसका नाम था ट्रिनिटी। ट्रिनिटी जो शब्द है वो अमेरिका के जो त्रिदेव होते, जैसे भारत में हम लोग त्रिदेव कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, उसी तरीके से वहां के देवता लोग हैं उनको बोलते हैं ट्रिनिटी। उनके नाम पर ही इस जगह का नाम रखा गया ट्रिनिटी, जहां पर परमाणु परीक्षण करना था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद में, बहुत कठिन परिश्रम के बाद में परमाणु बम बनकर तैयार हुआ और उसका नाम था गैजेट। यहां पर दिखाया गया है, यह गैजेट एक परमाणु बम है, काफी छोटा सा परमाणु बम था लेकिन इसका धमाका बहुत ज्यादा होने वाला था। इसी टावर से इस परमाणु बम को गिराना था, यहां से इसको लटकाना था और इसी धरती के ऊपर इसको गिराना था, जिसके बाद में बहुत बड़ा विस्फोट होगा। यहां पर बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें बहुत सारे मेहनत करते हुए और उसके बाद में इस परमाणु बम को इस टावर के ऊपर लटका दिया गया। और यहां पर देखिए, यहां पर ये जो बनाया गया है जो घर है, ये घर नहीं है, यहां से जैसे ही परीक्षण होगा, परमाणु परीक्षण होगा, तो इसी होल के द्वारा फोटो कैप्चर किया जाएगा, चाहे पूरा निरीक्षण किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा कि परमाणु बम का प्रकोप किस तरीके से था। ये जो घर है परमाणु रोधक घर है, जो परमाणु बम भी इस घर को कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ऐसे घर का निर्माण किया गया था निरीक्षण को करने के लिए। जैसे ही परमाणु बम का परीक्षण हुआ, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 0.16 सेकेंड में इसका जो ये एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया था, लगभग 1 किलोमीटर के डायमीटर में, 1 किलोमीटर के डायमीटर में ये आग का गोला इस तरीके से फैल गया था। और ऐसे करते करते लगभग 4 किलोमीटर ऊंचाई और 4 किलोमीटर ऐसे गोलाई, इतना दूर में बहुत बड़ा आग का गोला फैल गया। और ये परीक्षण इतना भयानक था कि वहां का जो ये जमीन था वो 60 मीटर नीचे गोल ऐसे धंस गया था। 60 मीटर नीचे बहुत बड़ा गोल गड्ढा बन गया था इसके प्रकोप, इस बम के परीक्षण के बाद में। और वहां की जो पत्थर थे वो उसी टाइम पिघलकर कांच में बदल गए थे। देख सकते हैं यहां पर ये पत्थर था पहले, और ये परमाणु बम के परीक्षण के बाद में ये सीधे कांच में बदल गया है। यहाँ पर उस टाइम पर जितने सारे पत्थर जो कांच में बदले हुए थे उसको यहाँ पर रखा गया है। ये एक जैसा मान लीजिए कि यहाँ पर एक म्यूजियम को बनाया गया है, म्यूजियम ही बनाया गया है, जहाँ पर उन पत्थरों को रखा गया है इस सबूत के तौर पर कि यही वो पत्थर है जो परमाणु बम के विस्फोट के बाद में ये कांच में बदल गए थे। अब 2 सालों के कठिन परिश्रम के बाद में परमाणु बम का परीक्षण तो हो गया, सफल परीक्षण रहा, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं था। ये खुद अमेरिका को भी ये बात पता नहीं था, अमेरिका के देशवासी जो थे उनको भी ये बात पता नहीं था कि परमाणु बम अमेरिका बना चुका है। सिर्फ वैज्ञानिक के अलावा जो उसमें मेन थे उनके अलावा किसी को भी नहीं पता था कि अमेरिका परमाणु परीक्षण कर चुका है और सफल परीक्षण रहा है। जहां पर यह परीक्षण हुआ था उसके अगल बगल के जो गांव थे उनके पास उस दिन काफी ज्यादा भूकंप का अनुभव हुआ था। जब ये बात गांव वालों ने पूछा तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, एक वहीं पर जो हथियार रखा गया था बम उसी में विस्फोट हो गया था जिसकी वजह से ये भूकंप आया है। बाकी ये बात नहीं बताया गया कि परमाणु बम का वो परीक्षण हुआ था। अब देखिए उसके बाद में परमाणु बम बनाया गया और 2 परमाणु बम बनाया गया, एक लिटिल बॉय और दूसरा ये फैट मैन था। ठीक, ये 2 परमाणु बम को बनाया गया और ये परमाणु बम बनाने के बाद अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के ऊपर ये गिराने वाला था। यहां से ये उठाया, यहां से पहला जो है वो 6 अगस्त 1945 को ये अमेरिका से परमाणु बम लेकर और एक जहाज में इसको भरा गया और इस जहाज का नाम था एनोला गे। इस जहाज का नाम था जिसमें लिटिल बॉय को जिसमें रखा गया था उस जहाज का नाम था एनोला गे, उसका नाम था। और ये परमाणु बम को लेकर वो
हिरोशिमा पर जाकर गिरा दिया, जिसकी वजह से इतना तबाही हुआ कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वहां पर कितना तबाही मचा था। 4000 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान था और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर काफी तेज हवाएं चलने लगी थी और चारों तरफ विनाश फैला हुआ था। उसके बाद में अमेरिका ने जापान को फिर से चेतावनी दिया कि यदि तुम इस युद्ध को नहीं रोकते हो तो फिर हम हमला करेंगे, लेकिन इसके बाद भी जापान मानने वाला नहीं था। फिर उसके बाद में 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के एक जहाज बॉक्सकार इसके ऊपर इस फैटमैन को उस पर लादा गया, इस फैटमैन को उस पर रखकर और उसको नागासाकी पर गिराने के लिए ले गया। शुरुआती में तो नागासाकी पर नहीं गिराना था, लेकिन यहां से जो लेकर गया था यहां पर इस एरिया पर गिराना था, इस एरिया पर कोकूरा जगह था जहां पर गिराना था। दूसरा का जो परमाणु बम था फैटमैन, इसको गिराना था, लेकिन उस टाइम पर वहां पर बहुत ज्यादा बादल थे और ऊपर से जहाज से वो जगह काफी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। तब बादल की वजह से वो कोकूरा से हटकर आ गए कहां पर, नागासाकी और नागासाकी पर ही 9 अगस्त 1945 को वो दूसरी भी बम को गिरा दिया गया। ये दोनों ही बम की वजह से जापान के बहुत बड़ी जो जनसंख्या थी, लगभग 2,20,000 लोग, ये दोनों बम की वजह से मारे गए। और उसके बाद में रेडिएशन की इतना प्रकोप फैला जिसका असर आज भी देखने को मिलता है। देखिए ये पूरा जो जापान का जो एरिया था ये बहुत बड़ा एकदम बंजर जमीन में बदल गया। इतना मतलब वहां पर जबरदस्त विस्फोट हुआ, इतना खतरनाक विस्फोट हुआ कि पूरा जो जमीन था वो बंजर के रूप में बदल गया। चारों तरफ आग ही आग फैला हुआ था। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक औरत है और एक छोटा बच्चा है। देखिए ये दोनों ही आग में जलकर कोयला बन गए हैं, इतना भयानक वो विस्फोट था। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग जले हुए हैं। ये पूरा जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें थी ये सभी नष्ट हो चुके हैं। बहुत बड़ा जबरदस्त धमाका था जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि ये किस प्रकार का हथियार है जो पूरी दुनिया को ही खत्म करने के लिए बनाया गया है। देख सकते हैं उसके बाद में बम गिरने के कुछ दिनों के बाद भी ये आसमान में इस तरीके से बादल रहे और बहुत दिनों तक ये बादल, कई महीनों तक ये बादल आसमान में ऐसे ही बने रहे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक घोड़ा है जो दब गया है इसमें। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को एक ठेला वाला जो गाड़ी होता है उससे एक व्यक्ति खींच कर ले जा रहा है। कोई भी गाड़ी नहीं था। गाड़ी का बात छोड़े ना, जापान के पास तेल नहीं था कि जो ये अमेरिका का जो फाइटर जेट जो लेकर आया था, जो जहाज लेकर आया था बम को, उसका पीछा भी कर सके। इसके पास इतना भी तेल नहीं था कि दोबारा उसके ऊपर काउंटर अटैक कर सके। तो गाड़ी चलाने के तो बातें छोड़ दीजिए। तो ये लोग ऐसे ही पैदल ले जा रहे हैं इस मरीज को। बहुत सारे मरीज यहाँ पर, बहुत सारे लोग यहाँ पर इतना मतलब बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। बहुत सारे लोग मर भी गए, बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए। उसके बाद में रेडिएशन का प्रभाव इतना अधिक फैला कि बहुत सारे लोगों के ये जो बाल हैं वो बाल भी झड़ने लगे। जो नॉर्मल बोन मैरो होता है वो इस तरीके से होता है। नॉर्मल जो बोन मैरो होता है इस तरीके से होता है और ये वाला जो बोन मैरो हो वो काफी ज्यादा डैमेज है। बोन मैरो से हम लोग के शरीर में ब्लड बनता है, यानी कि इस बम का प्रकोप इतना अधिक था कि डीएनए तक भी ये चेंज कर दिया था। और उसके बाद में बोन मैरो जो रीढ़ की हड्डी में और हर हड्डियों में पाया जाता है उसको ये डैमेज किया था परमाणु बम। उसके बाद में ये नॉर्मल कोलन है और ये डैमेज कोलन है और इसी कोलन की वजह से हम लोग को शरीर में कैंसर होता है, यानी कि ये कैंसर भी हो जाएगा इसके बाद में। ये लोगों के शरीर के जो कॉलन थे इसको डैमेज किया है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बहुत सारे एक बहुत बड़ी संख्या में लोग कैंसर का शिकार आने वाले फ्यूचर में होने वाले थे। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अजीब सा रोग भी इसमें आया था। यानी कि परमाणु बम का इतना प्रकोप रहा, जितने लोग मरे तो मरे ही, उसके बाद में बहुत सारे और लोग, लाखों लोग मारे गए। बहुत ही भयानक यह हादसा था। ये सभी हादसा को देखने के बाद
ये सभी हादसा को देखने के बाद में देखिए एक बच्चा है जो छोटा, बहुत ज़्यादा ये रो रहा है क्योंकि यहाँ पर इसकी माँ मरी हुई पड़ी हुई है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना था, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक। देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटा बच्चा है, इसको भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। ये सभी चीज देखने के बाद, ये सभी घटना देखने के बाद जापान को अब लगने लगा कि अब हमको घुटना टेक देना चाहिए। तब उस टाइम के जो शासक थे हिरोहितो रेडियो पर आते हैं और कहते हैं कि अब ये जापान द्वितीय विश्व युद्ध को बंद करता है और ये अमेरिका के आगे ये घुटने टेक देते हैं। और 2 सितंबर 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और यहाँ पर हस्ताक्षर किए कि अब इस युद्ध को बंद किया जा रहा है। और परमाणु हमले के कुछ दिनों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बात पूछा गया ओपेनहाइमर से कि ये परमाणु बम बनाने का आपके जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिला। और इसके जवाब में, और उनके जवाब में ओपेनहाइमर ने एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाइएगा। उन्होंने कहा कि ये परमाणु बम बनाने का जो पीछे हमारा जो प्रेरणा है वो भारतीय जो संस्कृति के जो पवित्र जो किताब है भगवत गीता, उससे हमें प्रेरणा मिला है। और उस ग्रंथ में एक श्लोक है जिसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं प्रलय का मूल कारण हूं और पूरी दुनिया का विनाशक हूं, यानी कि मैं ही इस सृष्टि को बना सकता हूं और मैं ही इस सृष्टि को विनाश कर सकता हूं। और यही वो श्लोक था जिसके द्वारा ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने का प्रेरणा मिला। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सबको मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।